जी अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम लोग देखेंगे कि जनरल एबिलिटी जो है उसके कोर्स कंटेंट क्या है, और मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें जो क्वेश्चंस की नौइयत होती है वो कैसी होती है, और उसमें कितने परसेंट बाकी चीज़ें आती हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस पूरे कोर्स में जो कवर करेंगे वो भी हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी बताऊंगा कि ये इसमें ना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है वो कि सीएसएस में 40% इसमें जो मार्क्स होते हैं वो जनरल एबिलिटी के होते हैं। जनरल साइंस का जो पेपर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है, यानी 40 मार्क्स उसके होते हैं या 40% होते हैं। तो इसमें जो लिखना होता है वो रिटर्न होता है, जबकि FIA, MOD, नैब या बाकी जो वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं FPSC के, जितने भी पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जो होते हैं उसमें हमने MCQs सॉल्व करने होते हैं। वो सारे के सारे MCQs बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो और फिर ये है कि FIA वगैरह हो गया, ये इनमें किसी में 20% होते हैं, MOD वगैरह में 60% तकरीबन। MOD का पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का मोस्टली होता है, तो उसमें 60 तकरीबन इसके नंबर होते हैं। नैब जो होता है इसमें भी, इसके में भी तकरीबन 40 to 30 होते हैं। और इसी तरह बाकी जो होते हैं उसमें जब भी एडवर्टीज़मेंट आती है तो उसमें डिफ़ाइन होता है कि इतने परसेंट जो है ना वो इसमें मैथ्स आएगा। ठीक है जी, तो ये हर एक जो है ना एग्ज़ाम जो है उसका जो सिलेबस होता है उसमें बाकायदा मेंशन होता है, और हर एक एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन, जनरबिलिटी के क्वेश्चन लाजमी होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो ये जो 11 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इनमें इनमें हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इनकी जो थ्योरी है, इनका जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप्स की चीज़ें आती हैं, वो भी इस पूरे हम कोर्स में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि उनकी जो प्रैक्टिस है, फिर हम प्रैक्टिस भी के लिए भी दूंगा, और फिर इन फ्यूचर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बता दूंगा कि जो जिन जिन वेबसाइट से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उन वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपने जब भी कोई एग्ज़ाम देना हो तो आप उन वेबसाइट्स पे जाएंगे, तो उनसे जाके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जो मैंने पढ़ाया होगा उसके नोट्स अपने सामने रख के आप कहीं से भी बैठ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो ये एक दफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको थ्रू आउट, यानी जब तक आप सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते और कहीं आपकी एलोकेशन नहीं हो जाती, तो आपने ऑब्वियसली इसमें रहना है, आपने बार बार एग्ज़ाम्स देने हैं। तो क्यों ना एक ही दफ़ा आप इसकी तैयारी कर लें और एक ही दफ़ा जो है ना इस चीज़ को सीख लें, और फिर जब भी कोई एग्ज़ाम हो, CSS का हो, PMS का हो, PCS का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप इस चीज़ को जो है ना यूज़ करें और अपने मार्क्स जो हैं अपने बढ़ाएं। ठीक है जी, अब हम बारी बारी देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स मैंने बताए उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी परसेंटेज। अभी जो परसेंटेज है इसमें चार टाइप्स के, शुरू में हम देखेंगे चार टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक ये है कि इंक्रीज बाय परसेंटेज, यानी हमें एग्जामिनर कहता है कि आप अगर एक कोई नंबर है उसमें एक ख़ास परसेंटेज से इंक्रीज़ आया है, तो आप बताएं कि जब वो इंक्रीज़ आया उसके बाद नंबर में क्या तब्दीली आई, अब नंबर बढ़ के कितना हो गया। ठीक है, इस तरह का पूछता है एग्जामिनर। दूसरा ये होता है कि वो कहते हैं कि डिक्रीज बाय परसेंटेज, इस तरह के इन टाइप के क्वेश्चन में इस तरह होता है कि एक नंबर होता है जिसको वो कहता है कि इतना परसेंट ये डिक्रीज हो गया, यानी फॉर एग्जांपल वो कहता है 100 जो है ये 20% डिक्रीज हो गया, तो हम अब वो कहता है कि बताएं नया नंबर कौन सा होगा, तो वो नया नंबर हमने फाइंड करना होगा जो कि 80 है। इसी तरह परसेंटेज इंक्रीज ये हमें फाइंड करना है कि अब देखिए वो ऊपर वाले और नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
ठीक है। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा तो ये जब हम लोग करेंगे मज़ीद बता दूंगा। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज है, तो इसमें एक नंबर होता है, उसमें वो कहता है जी इसमें इंक्रीज बताएं कितने परसेंट, यानी एक नंबर हुआ फॉर एग्जांपल एक 40 था, 40 बढ़ के वो कहता है जी 80 हो गया है। अब जब 40 नंबर जो था वो 80 हुआ है, तो बता पूछता है कि कितने परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह अगर एक नंबर था 80, वो 80 कम होकर 70 हो गया, तो वो कहता है कि अब बताएं इसमें कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल साथ लिखी हुई है। इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज फ्रॉम 400 टू 540, कहता है कि अगर एक नंबर x जो है वो 400 से इंक्रीज करके 540 हो गया, तो बताएं कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ है। तो ये वाला ये जी क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। इसी तरह अब वो ये इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि द क्वांटिटी a quantity x is equal to 240 is increased by 50%। कहते हैं कि एक क्वांटिटी जो है ना x is equal to 240, ये 50% जो है ना इससे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब बताएं नई वैल्यू इसकी क्या होगी, यानी एक 240 जो था हमारे पास ओरिजिनली, उसमें 50% जो है ना वो बढ़ोतरी आ गई है, यानी वो बढ़ गया है 50%, 50% बढ़ गया है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि इसमें जो है वो इसमें वो कहता है कि बताएं कि जब 240 जो है 50% इंक्रीज हुआ है, तो नई वैल्यू क्या है। तो वो किस में आ जाता है जी, इस टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चंस की टाइप है वो है कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड प्राइस प्रॉब्लम्स। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके एग्जांपल के लिए लिखा। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस बाय 5%, कहता है कि अगर गंदम की कीमत 5% बढ़ जाए, देन बाय व्हाट परसेंट मस्ट राज रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कहता है कि फिर कितने परसेंट जो है ना वो जो राज है उसे अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम करना चाहिए, ताकि उसका जो खर्चा है, सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ताकि उसका खर्चा जो है वो बढ़े ना। यानी ये ऐसी बात है, वो कहता है कि गंदम जो है उसकी 5% कीमत बढ़ गई है, अब क्या करना चाहिए, राज जो है उसको अपनी उसको जो गंदम का इस्तेमाल है वो कितने परसेंट कम करे कि उसका जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे, वो बढ़े ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम लोग करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और टाइप का आता है कि कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा प्रॉब्लम, यानी बाज़ का तो ऐसे होता है कि एक चीज़ है उसमें पहले किसी एक ख़ास परसेंटेज से इंक्रीज आता है फिर डिक्रीज आता है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि नई वैल्यू क्या है। जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन, अ क्वांटिटी x इज इक्वल टू 100 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। कहते हैं क्वांटिटी 100 जो कि पहले बढ़ती है 20% से, फिर कहता है कि वो क्वांटिटी जो है वो 10% से डिक्रीज कर जाती है। तो अब नई वैल्यू बताएं। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमारा था परसेंटेज के हवाले से बात। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स जो आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से। तो इसमें 6 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बाज़ के प्रॉफिट परसेंटेज वो कहते हैं फाइंड करें, यानी एक शख्स जो है उसने कोई कारोबार किया है, उसको इतनी इनकम हुई है और उस इनकम का वो कहता है जी यानी इतना उसका खर्चा हुआ था, कॉस्ट बता दी और फिर इनकम भी बता दी, तो अल्टीमेटली वो कहता है कि आप इसकी प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। इसी तरह लॉस परसेंटेज, एक शख्स जो है उसने जो है एक चीज़ ख़रीदी थी फिर उसको बेचा
अब वो जिस कीमत पे उसने बेचा और जिस कीमत पे उसने ख़रीदा वो दोनों गिवन होंगी, और हमें वो कहेगा कि आप बताएं कि उसको कितना लॉस हुआ, क्योंकि जिस कीमत से उसने ख़रीदा था और जिस पे बेचा था, जिस कीमत पे उसने बेचा है यानी सेल की है, वो कीमत जिस प्राइस पे उसने ख़रीदा था उससे कम है। जब तो ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ है ना, ठीक है। तो जब लॉस होता है तो वो कहता है कि आप बताएं इसका लॉस परसेंटेज कितना है। इसी तरह हमें बाज़ औक़ात लॉस परसेंटेज गिवन होती है तो वो कहता है सेल प्राइस बताएं, बाज़ औक़ात जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होती है तो वो कहता है हमें कॉस्ट प्राइस बताएं। इसी तरह यानी थोड़ी वेरिएट करके एग्जामिनर जो है ना वो एक ही तरह के क्वेश्चंस को पूछता रहता है। तो जो जो इसमें वेरिएशंस एग्जामिनर पॉसिबली कर सकता है वो सारी की सारी हम देखेंगे। इसी तरह वो डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछता है बाज़ औक़ात। वो कहता है जी कि शख्स जो है वो एक दुकानदार जो है उसने कोई चीज़ जो है उस पर वो 200 रुपया उस पर कीमत लिखी थी, तो उसने एक ग्राहक को, एक कस्टमर को वो बेची है 180 रुपये की। तो आप बताएं उसने कितना उसको डिस्काउंट किया, कितने % डिस्काउंट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग इसमें इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि अली बॉट अ कार फॉर तकरीबन ये लिखा हुआ है जी 3,20,000 रुपये में, ठीक है। अली ने एक गाड़ी जो है, एक कार जो है वो 3,20,000 की ख़रीदी एंड सोल्ड इट फॉर यानी 2,40,000 में। तो अब देखिए उसने पहले 3,20,000 की ख़रीदी और बाद में बेची कितने की, 2,40,000 की। तो कहता है कि अब जब जिस चीज़ कीमत पे वो बेच रहा है वो जिस कीमत पे उसने ख़रीदी थी उससे कम है, तो इसलिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज। समझ आ गई बात कि हम फाइंड करेंगे कि कितने % उसको लॉस हुआ है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। फिर आगे है कि एक शॉपकीपर जो है उसने 20 किताबें बेची एंड यूज द मनी टू बाय 20 बुक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। कहते हैं कि एक शख्स, अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि एक दुकानदार जो है उसने 20 किताबें बेची और उन किताबों को बेचकर उसी कीमत से उसने 24 खरीद ली, यानी 4 किताबें जो हैं वो उसने एक्स्ट्रा खरीद ली उसी कीमत से, और एक ही तरह की किताबें। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं जी एसए की कोई बुक है। अब वो एसए की बुक जो है वो 20 किताबें उसने एसए की खरीदी और उन बेची 20 किताबें उसने बेची, उनसे जो प्रॉफिट आया यानी वो जो इनकम आई उस इनकम को उसने इस्तेमाल करके 24 खरीद ली। तो अब क्या हो गया कि उसके पास ऑब्वियसली 4 किताबों का उसने मुनाफा लिया। समझ के बात। तो वो जो 4 हैं वो उसका वो हमने बताना है कि कितने % उसको बेनिफिट हुआ। तो वो सारा कुछ जो है ना हम वो भी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह डील करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। रेशो के हवाले से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और इसमें बहुत एक वैरायटी बहुत ज़्यादा रेशो वाले प्रॉब्लम्स में ना। तो हम सबसे पहले रेशो की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ जब आ जाएं तो फिर हमें रेशो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो रेशो के रिलेटेड आती हैं एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ, वो देखेंगे। जैसे ये है कि 2 नंबर्स x एंड y आर 20% एंड 40% मोर देन a नंबर एंड z, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन उसने पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर है a b एंड c इन्वेस्टेड मनी इन द रेशो। उन्होंने किस रेशो में जो है ना मनी इन्वेस्ट की है 2, 3 एंड 5 रेशो में, ठीक है। एंड द टोटल टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज़ 2, 3 एंड 1। तो इस तरह उनकी जो जिस टाइम में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी रेशो ये है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब उनके जो प्रॉफिट है उसकी रेशो बताएं। ये आपने ये इसमें डबल किस्म का उसने जो है ना रेशो डाल दिया, 2 रेशोज डाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं
इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग इसमें, ये जो पूरा कोर्स है इसमें ये सारे क्वेश्चंस बारी बारी हम लोग करते जाएंगे। फिर इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सारा कुछ जो है वो इतना इंटेंसिव होगा कि आप लोगों को इशू नहीं होगा कि यानी दोबारा ये चीज़ें पढ़नी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें इनकी एक एग्जांपल ये मैंने नीचे दी हुई है। इफ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज विल 10 men and 5 do the same work if 1 man does as much work as 2 boys। ठीक है, अब ये जो है ना ये प्रोपोर्शन क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का ये एग्जांपल है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जी टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। जो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम है ना इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है टैंक्स के हवाले से, वाटर टैंक्स के हवाले से। वो कहते हैं ये एक टैंक है उसको अगर आप जो है 5 मिनट में भरा जाता है, तो अगर एक मोटर चला लें तो दूसरी 2 चला दें तो फिर कैसे भरा जाएगा या उसे खाली कैसे किया जा सकता है। जैसे ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दी, अ लार्ज टैंक कैन बी फिल्ड यूजिंग 2 pipes A and B। 2 pipes मतलब 2 मोटर्स इन 3 hour and 5 hours। ठीक है, यानी अगर हम ए वाली जो मोटर है वो चलाएं तो 3 घंटों में भरा जाता है, अगर बी वाली चलाएं तो 5 घंटों में भरा जाता है। तो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एंटायर टैंक इफ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टू फिल हाफ ऑफ द टैंक एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ बाय ए अलोन। ठीक है, तो इसमें आगे उसने कहा है कि अगर दोनों को इकट्ठा चला दिया जाए आधा भरने के लिए तो कितना टाइम लगेगा, और बाकी आधा जो है अगर सिर्फ ए टैंक जो है उससे भरा जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम लोग करेंगे। आगे रिलेट कुछ इसमें टाइम एंड वर्क के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आते हैं कि जैसे ये पहली एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, अ वर्कर ए कैन फिनिश वर्क इन 3 days एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 9 days। यानी एक शख्स है जो कि एक काम को 3 दिनों में कर सकता है और दूसरा शख्स जो है वही काम 9 दिनों में कर सकता है। अब वो कहता है कि अगर हम उन दोनों को इकट्ठे उस काम पे लगा दें तो कितने दिनों में वो लोग ख़त्म करेंगे उस काम को। तो इस तरह के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें ट्रेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पुलिस एंड थीफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं पहले बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, अ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 15 seconds। कहते हैं कि एक ट्रेन जो है वो अगर इतनी स्पीड से यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है तो वो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से मुराद के कोई एक उसका जो स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन ही ले लें, कहते हैं अगर उसने रेलवे स्टेशन को क्रॉस करना हो ना तो 5 सेकंड में वो कर लेती है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 20 मीटर, अगर कहता है कि ट्रेन की लेंथ जो है वो 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म जो है यानी वो जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी लेंथ बता दें। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और हालांकि ये बहुत सिंपल है, इसका जब मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है पुलिस वाले, जो पुलिस एंड थीफ प्रॉब्लम्स हैं वो वाले, उसमें हम ये देखते हैं नीचे जो गिवन है, अब पुलिस गोज आफ्टर अ थीफ, कहती है पुलिस जो है वो एक चोर के पीछे भाग रही है, हु हैज़ अ 100 मीटर स्टार्ट, यानी वो क्या 1000 मीटर स्टार्ट, यानी क्या कि वो जब पुलिस उसके पीछे भागना शुरू हुई है ना तो वो 1000 मीटर उनसे आगे था। द पुलिस रन्स 1 किलोमीटर इन 5 minutes एंड द थीफ 1 किलोमीटर इन 8 minutes। ये उनकी स्पीड दोनों की बताई हुई है। तो हाउ फार डिड द थीफ गो बिफोर ही वाज ओवरटेकन, यानी यहाँ पे बताया गया कि पुलिस जो है ना उसकी एक तो स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड कम है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि पुलिस जो है वो
5 मिनट में 1 किलोमीटर भागती है और थीफ जो है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है। तो अब ऐसा होगा कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ना है, तो कहते हैं कितना जो है ना वो दूर जा चुका होगा जब वो उसको पकड़ेंगे। शुरू में वो 1,000 किलोमीटर दूर है, सॉरी 1,000 मीटर दूर है, लेकिन जब वो पकड़ेंगे तो उस टाइम वो कितना दूर जा चुका होगा। तो ये हमने यहाँ पे देखना है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। फिर आता है बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स। वो ये एग्जांपल है, अ मैन रोज अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर ईच टाइम। यानी एक आदमी जो है वो 18 किलोमीटर जो है ना वो अपस्ट्रीम में जाता है, ठीक है, और फिर 30 किलोमीटर जो है वो 3 घंटों में, दोनों टाइम में, यानी अगर अपस्ट्रीम जब जाता है या डाउन स्ट्रीम जाता है दोनों में ही वो 3 घंटे लेता है। तो उसकी बताते हैं कि उसकी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, यानी वो जो नहर है, स्ट्रीम जो है, उसमें जो पानी चल रहा है उसकी क्या स्पीड है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये अक्सर आते होते हैं पेपर्स में, तो ये भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है अलजबरा एंड एज प्रॉब्लम। अब एज प्रॉब्लम्स ये होता है कि हमें एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए, यानी इक्वेशंस होती हैं ना उनको सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए। एक तो ये हम सबसे पहले देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जिनमें एज कुछ कंडीशंस दी होती हैं और वो एंड पे पूछते हैं कि ये जो दो बंदे हैं इनकी आप एजेस बताएं या उनमें से एक की एज बताएं, तो वो हम लोग भी इसमें देखेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, इफ़ फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन रोनित, यानी जो है ना बाप जो है वो अपने बेटे रोनित से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। आफ्टर 8 years यानी 8 साल बाद ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोनित, यानी वो कहता है 8 साल बाद वो जो है अपने बेटे की उम्र से यानी उसका कितने 2.5 यानी 2.5 गुना जो है ना अपने बेटे की उम्र से होगा। तो कहते हैं आफ्टर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द रोनित एज, यानी कहता है कि आप बताएं 8 साल बाद रोनित जो है उसकी एज जो है वो कितने गुना हो चुकी होगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ये थे कि बड़े ट्रिकी से हैं, हालांकि इनको इतना वो होते नहीं है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे बारी बारी तो इनके मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इनमें ये जो वर्ड्स हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे इक्वेशन कैसे बनाते होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आपको इक्वेशंस बनाना आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने भी आसान हो जाते हैं। तो इनमें जो सबसे मेन हमारा काम होता है वो होता है ये स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन बनाना जो होता है वो बच्चों के लिए मुश्किल होता है, जो कि मैं आपको ईजीएस्ट मेथड जो है ना वो बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्लड रिलेशन ट्री जो होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर क्लॉक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी हम लोग यहाँ पे ना इंशाल्लाह देखेंगे। कहता है कि राम सेड टू हैरी, राम ने हैरी से कहा, द बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये उसने स्टेटमेंट बोली, द बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब उसको क्या समझ आनी है हैरी को, तो उसके ऊपर से गुजर जाएगी, और जैसे हमारे ऊपर से गुजर गई है। तो कहता है कि देन हाउ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज रिलेटेड टू राम। कहता है कि आप बताएं कि ये जो उसने स्टेटमेंट बोली है इसमें जिस शख्स की तरफ वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था जिसकी तरफ उसने इशारा किया है, बताएं कि राम का और उसका आपस में ताल्लुक क्या है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। इसके मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगा कि इनको किस तरह लेके चलना है। तो वो सीक्वेंस जब फॉलो करेंगे कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स। ये नीचे एग्जांपल दी है, अ पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स यू। कहते हैं एक शख्स जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ फ्यू मीटर्स, कहता है चंद मीटर के बाद ही टेक्स अ राइट टर्न, कहता है वो दाएं हाथ मुड़ जाता है।
विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, कहता है कि वो बताएं किस तरफ मूव कर रहा है। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे के वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन बताएं किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आगे आ जाता है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी एक जो क्लॉक है जो ठीक वर्क कर रहा है, ठीक टाइम बताता है, वो 8 बजे का टाइम बता रहा है सुबह के वक्त। तो थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून, कहता है कि 8 o'clock से जब वो 2 o'clock पे आफ्टरनून में आ जाएगा तो कितने डिग्री उसकी और हैंड जो है, यानी जो घंटों वाली सुई है, वो कितने डिग्री कितना एंगल जो है वो रोटेट कर चुकी होगी। तो ये इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है वर्बल रीजनिंग और एक आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग ये होती है, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है ना, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन A B C D E and F, द प्रोफेशंस आर इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर, लॉयर। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, द मैनेजर इज द ग्रैंडफादर ऑफ F who is an engineer. C, the salesman is married to the lady teacher. Okay. B is the mother of F and E, Dr. D is married to the manager. अब ये देखें कितना वो एक घुमा फिरा एक बात उसने कर दी है। ये सारे की सारे आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसको बेसिकली इसको समझना होता है, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे जो है ना वो ट्रिकी काम है। तो वो इसका एक स्पेशल ट्रिक है, वो हम लोग इस पे देखेंगे। तो फिर हम आगे इसके नीचे फिर क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे ये नीचे क्वेश्चन दिया, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कहते हैं ये जो A B C D E F है ना, ये तो उसने बता दिया, वो आगे नीचे कुछ कंडीशंस भी बताएं। वो कहते हैं कि आप बताएं इसमें से मेल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, वो हमें अब वो उस चीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करके उसमें से जो पैटर्न है वो देख के तो हमने ये एंड पे बताना है कि उसमें कितने मेल मेंबर्स हैं। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, कहता है यहाँ पे जो ए बंदा बताया हुआ है इसका प्रोफेशन क्या है, ये क्या काम करता है। तो ये भी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ये हैं जी वर्बल वाले। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल के, जो है नॉन वर्बल में ये होते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अब ये जो उसने कहा कि ये जो फिगर गिवन है इसमें आप बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है जी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जी, ये मोस्टली इसमें एंगल्स मिसिंग होते हैं, वो हमने फाइंड करने होते हैं, या फिर कोई लेंथ होती है वो कहता है कि ये इस लेंथ की वैल्यू बता दें। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पूछ लगता है, कोई शेप है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ज्योमेट्री में जो जो कुछ भी आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन द गिवन डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सी डी इज़ द टेंजेंट। ठीक है, एंगल CAB एंड एंगल ACD आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंगल each other and angle OAC is equal to 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OCB। ठीक है, एंगल OCB जो है ना वो कह रहा है उसकी वैल्यू बताएं। अभी मैं इसको आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एंगल कौन से वाला है जो उसने पूछा है। तो OCB देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना OCB, ये जो दरमियान में चीज़ होती है ना वो हमने देखने थे। यहाँ पे C दरमियान में है, तो ये जो C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ना OCB, तो ये वाला एंगल जो है ना वो बेसिकली वो पूछ रहा है। ठीक है जी, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे, तो हमने ये वाला एंगल जो है ना इसमें फाइंड करना है। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के, इसमें मुख्तलिफ वैरायटी भी काफ़ी सारी है, तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है जी न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स। अब ये क्या इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि हमें एक ना सीक्वेंस दिया होता है,
जैसे ये नीचे दिया हुआ है कि 12, 20 और दरमियान में एक मिसिंग नंबर है, फिर 36 है, 40 है। तो ये सीक्वेंस है, वो कहता है कि यहाँ पे एन की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इवन जो सीएसएस का एग्ज़ाम है उसमें तो 5 नंबर का मस्ट होता है आना। ठीक है, फिर इस तरह के भी आ जाते हैं कि JAF, JEF, JIF, JOF। तो अब आप बताएं कि नीचे वालों में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी हम लोगों ने देखने हैं, और इनका मैं इंशाल्लाह मेथड भी आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करने होते हैं। फिर आ जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है कि हमें जो है ना, एक जैसे ये एग्जांपल ही आपसे एग्जांपल से ज़्यादा समझेंगे कि इन अ सर्टन कोड टीचर इज रिटन एज। ठीक है, कहते हैं कि कोड है जिसमें टीचर जो है ना, वर्ड टीचर जो है उसको इस तरह लिखा गया है, यानी उसको कोड बना के लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना जो होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं, उनके आपस में कुछ जो डिस्कशन होती है ना, वो कोड वर्ड्स में होती है। वो बात अब जो दूसरे लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ डिफाइन किया होता है कि जब मैं ये इशारा करूंगा या ये मैं बात करूंगा तो इस बात का ये मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहा गया कि जो टीचर वर्ड है ना, उसको इस तरह से कोड किया गया है, यानी इस तरह से, यानी जब ये चीज़ लिखी होगी किसी जगह पे तो उसका मतलब होगा टीचर। समझ के बाद, तो कहता है कि हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। कहता है कि अगर टीचर को एक कोड में इस तरह लिखा गया है तो फिर चिल्ड्रन को वो कैसे लिखते होंगे। समझ के बाद, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये भी हर दफ़ा पेपर में एक लाजमी आता है सीएसएस में ये हर दफ़ा एक 5 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी हमारी ये डिस्कशन जो है वो क्लोज होती है कि हमने इसमें करना क्या है। सीएसएस के एग्ज़ाम में हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है, और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो करेंगे, और उनमें एग्ज़ाम्पल से भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जी अगली क्लास में जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको मैं स्टार्ट करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह